हम आज क्या काम करते हैं, ये चीज़ हमारे बच्चों के ऊपर भी असर करता है। जी हाँ, इस बात को बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया गया है हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत में कि आज अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मेरा डिस्क्वालिफिकेशन या अयोग्यता हो जाता है मेरी प्रॉपर्टी से, तो उसका असर मेरे बच्चों पे भी पड़ेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट का, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और इनसे रिलेटेड जो भी हमारे सेक्शंस हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मैंने बहुत ही मेहनत से एक वेबसाइट बनाया है जिसमें आपको सारे जो लीगल फॉर्मेट है, कोर्ट के पिटीशन हो गया, आपका एफिडेविट्स हो गया, एग्रीमेंट्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, सभी कुछ आपको मेरे इस वेबसाइट फिनिक्स पे लीगल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ में मैंने एक कोर्स बनाया है, ये खासकर जो बच्चे अभी पास आउट होकर आए हुए हैं या जो सिविल कोर्ट या केसेस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बनाया जो प्रैक्टिकल कोर्ट में क्या करना होता है एज ए लॉयर, उसके बारे में बताया गया है। तो इन दोनों ही चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार नियम। खासकर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डिस्क्वालिफिकेशन या अयोग्यता। किन किन सेक्शंस में बताया गया है अयोग्यता के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे एंसेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि ये जो अयोग्यता है या डिस्क्वालिफिकेशन है, ये दोनों ही हमारे एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो या फिर हमारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, ये दोनों के ऊपर में ही ये असर करती है। तो इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन दोनों को पहले समझ लिए ये है क्या। तो जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है उसका जो 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हम बोला जाए वो होता है कि ये अनडिवाइडेड होना चाहिए। मतलब एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो उसका डिवीजन अभी तक नहीं होना चाहिए, पार्टीशन नहीं होना चाहिए। ये 4 जनरेशन से चल के आना चाहिए। ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड ग्रैंडसन, ये 4 जनरेशन का इसमें रहता है और ये तब तक ये अनडिवाइडेड रहना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं हमारे एंसेस्टर प्रॉपर्टी का। देखिए एंसेस्टर प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन अगर हम बोले लीगल सेंस में, तो कहीं पे भी हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में बहुत क्लियरली कहीं पे नहीं दिया गया है। ये हम डेफिनेशन निकालते हैं या कैरेक्टरिस्टिक जो हम बोलते हैं, ये जो हम निकालते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं उसके थ्रू हम निकालते हैं। अब हम बात करेंगे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। इसके भी 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहला चीज होता है कि ये आपका खुद का बनाया वाला प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब खुद का आपने पैसा खर्चा किया है, खुद के पैसों से आपने प्रॉपर्टी बनाया है। दूसरा चीज है, या आपको ये प्रॉपर्टी विल के द्वारा भी मिली हो, चाहे वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पिताजी ने आपको विल कर दिया है वो प्रॉपर्टी पार्टीशन होने के बाद में, तो भी आपका वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर उस विल पे या गिफ्ट डीड पे कंडीशन डाल दिया गया कि ये आपको विल तो कर दिया गया लेकिन अब ये प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, ये मेरे ग्रैंडसन को देंगे, तो कहीं ना कहीं वो फिर एंसेस्टर प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में वो चला जाता है। तो ये जगह पे थोड़ा सा ग्रे एरिया है। फिर होता है वो डिवाइडेड शेयर। जैसे ही हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी जो होती है उसका पार्टीशन हो जाता है, जैसे ही पार्टीशन होके आपको अपना शेयर मिल जाता है, तो आपका जो शेयर होता है वो आपका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी के कैटेगरी के अंदर में आ जाता है। तो ये डेफिनेशन है हमारे एंसेस्टर प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का। अब जब हम डिस्क्वालिफिकेशन या अयोग्यता के सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो ये ध्यान देने वाली बात होती है कि ये दोनों ही प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होता है। जहाँ जहाँ एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रहा है, जहाँ या सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, वो मैं क्लियरली बता भी दूंगी साथ साथ में, लेकिन अप्लाई तो ये दोनों पे ही हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सेक्शन की हम बात करेंगे वो है सेक्शन 25 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 का। वो है मर्डर। अगर आपने कोई मर्डर कर दिया है तो आप तुरंत अयोग्य हो जाते हो अपने प्रॉपर्टी को लेने में। आपको आपकी प्रॉपर्टीज का कोई भी हक नहीं मिलेगा, चाहे वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो। ये खासकर एंसेस्टर प्रॉपर्टी के ऊपर में ही रहती है, क्योंकि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता तो मैंने ही लिया है तो मेरे ही नाम पे है, तो ऑब्वियसली उस पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात कहीं पे नहीं आती है। मर्डर की बात आ जाती है, खासकर जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो जाती है। और ये वहां पर भी आती है जहाँ पे पार्टीशन की बात होती है ना, तब वो पार्टीशन में अगर आप मर्डर किए हुए तो आपको उसका हक नहीं मिलेगा। ये ध्यान देने योग्य बात है जो मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि अगर कोई भी अयोग्यता हो जाती है तो वो अयोग्यता आपके आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी लागू होगी। अगर आपने मर्डर किया है और आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिली है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं मिली है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है उसका हक आपके बेटे को नहीं मिलने वाला है या बेटी को नहीं मिलने वाला है, वो भी अयोग्य हो जाते हैं। क्योंकि ये लॉ ऑफ सक्सेशन है ना, उत्तराधिकार है, तो उत्तराधिकार तो एक के बाद एक का आता है। तो अगर
एक उत्तराधिकार डिस्क्वालीफाई हो गया तो दूसरा को मिलने का चांसेस, उसके बाद वालों को मिलने का चांसेस कानून के हिसाब से नहीं होता है। अब हम दूसरे सेक्शन की बात करेंगे, वो है सेक्शन 26 कन्वर्शन। अगर आप हिंदू होते हुए कन्वर्ट कर लेते हो, दूसरा कोई भी धर्म में आप चले जाते हो, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो अपने प्रॉपर्टी को लेने के उसमें, आपको आपको प्रॉपर्टी का हक नहीं मिलेगा इसमें। यहाँ पे भी खासकर मैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी की बात करूँ, क्योंकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऑटोमेटिकली वो अपने ही नाम में होता है, तो आप कहाँ से होगे। लेकिन ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे आ जाती है, तो आपको अगर आप कन्वर्ट कर देते हो, तो ना आपको मिलेगा, ना आपकी, अगर मेल की अगर मैं बात करूँ तो ना मेल को मिलेगा, ना उसकी वाइफ को मिलेगा, ना ही उसके बच्चे को मिलेगा, है ना? फीमेल है तो फीमेल को भी उसका हक नहीं मिलेगा, अगर कन्वर्शन हो जाता है तो। अब हम बात करेंगे सेक्शन 27। अब ये घड़ी-घड़ी मैं एक बात बोल रही थी कि ये जो सक्सेशन का लॉ है, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो आपके आने वाली पीढ़ी को भी उसका हक नहीं मिलता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सेक्शन 27 में लिखा हुआ है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। सेक्शन 27 में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं विल। अब देखिए यहाँ पे बात आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के साथ-साथ में आपका एंसेस्टर प्रॉपर्टी दोनों ही इसमें जुड़ के आ जाता है। मेरी प्रॉपर्टी थी, है ना? मुझे सेल्फ एक्वायर्ड एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी, फॉर एग्जांपल मुझे मिली है, पार्टीशन होने के बाद तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई है। अब मेरे 3 बच्चे हैं, अगर मैं कोई विल नहीं बना के ऐसे ही मैं मर जाता हूँ, तो मेरा वो प्रॉपर्टी मेरे तीनों बच्चों में बराबर डिवाइड हो जाएगा, राइट? एज़ ए एंसेस्टर प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आकर। लेकिन अगर मैंने किसी एक बच्चे को वो दे दिया है, तो बाकी जो 2 बच्चे होते हैं वो डिस्क्वालीफाई, मैंने अपनी तरफ से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, राइट? मतलब उनको मैंने उनका हक नहीं देकर खाली एक बच्चे को हक दिया, बाकियों का हक का मैंने हक से मैंने उनको हटा दिया है। और क्योंकि वो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो ये मैं कर सकती हूँ। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के ब्रॉड डेफिनेशन में तो ये नहीं आता है, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम देखें, तो ये जो बाकी के जो 2 बच्चे हैं जिनको उनका प्रॉपर्टी में जो राइट्स था वो खत्म हो जाता है, तो एक तरह से वो डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में हम कहीं न कहीं उनको हम डाल सकते हैं। ये चाहे विल हो सकता है, गिफ्ट डीड हो सकता है ना? अब हम बात करेंगे रेलिंक्विश डीड का। देखिए जो रेलिंक्विश डीड है, अगर आपने ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी की इसमें बात हो रही है, आपका हक है एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, आपने अपना जो हक है वो रेलिंक्विश कर दिया, आपने अपना हक जो है वो त्याग दिया है। आपने बोला कि मुझे मेरे इस प्रॉपर्टी से मुझे हक नहीं चाहिए। तो इससे भी आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो, आपके जो बच्चे हैं वो भी डिस्क्वालीफाई साथ-साथ में हो जाते हैं। आपको अगर नहीं मिलेगा तो लॉ ऑफ सक्सेशन उनके ऊपर कैसे अप्लाई होगी, उनको भी नहीं मिलेगा। तो रेलिंक्विश डीड भी बहुत बड़ा रीज़न होता है डिस्क्वालिफिकेशन का। अब हम बात करेंगे एडॉप्शन का। एडॉप्शन में देखिए समझने की बात ये है कि अगर एक बच्चा एडॉप्ट होता है, तो जो उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स जो होते हैं, जिन्होंने उनको एडॉप्ट किया है, गोद लिया है, जो गोद लिए वाले जो पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टी का जो राइट्स होगा, वो उस बच्चे को मिलेगा। लेकिन जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है, जो एक्चुअल पेरेंट्स है, जो जन्म जो दिए वाले पेरेंट्स, एक्चुअल पेरेंट्स एक्चुअली देखा जाए तो वही होंगे जो उसको पाले हैं, पर जिन्होंने जन्म दिया है, उनके प्रॉपर्टी से इस बच्चे का कोई भी हक नहीं होता है। एक तरह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अपने बर्थ पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में राइट्स लेने के लिए, है ना? इसके ऊपर मैं बहुत सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक जजमेंट भी है, जो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, मैं खोज के उसका लिंक ऊपर डालूंगी, आप देख सकते हो। वो जजमेंट बहुत ही प्यारा जजमेंट है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट्स के बारे में। यहाँ पे मैंने 2 ही जजमेंट्स को लिया है, एक तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी के लिए लिया है और एक आपका, दोनों ही बेसिकली एंसेस्टर प्रॉपर्टी का हो जाता है, लेकिन 2 अलग-अलग चीज़ों के लिए लिया। एक तो पार्टीशन के लिए लिया है। पहला है वसंती वर्सेस ए सांता। ये जो है ये 2008 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ओरल पार्टीशन होता है, पार्टीशन या तो लिखित रूप से भी हो सकता है या फिर ओरल पार्टीशन भी हो सकता है। तो जो ओरल पार्टीशन भी होता है, वो भी पार्टीशन की कैटेगरी में आ जाता है, और पार्टीशन होने के बाद में अगर ओरल पार्टीशन हो भी गया है, तो जिस पर्सन को जो मिला है, जो जहाँ का प्रॉपर्टी मिला है, वो उसका वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे पार्टीशन जो है रिटन में ही होना, कहीं पे नहीं है। अगर ओरल पार्टीशन भी हुआ है और आपको आपका हक मिल गया, आप अलग हो गए हो, तो भी आपके वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के कैटेगरी में वो आ जाता है। दूसरा हम बात करेंगे एस्टॉपल का। एस्टॉपल का मतलब होता है, ये एलुमलाई वर्सेस एम कमला का है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट चिल्ड्रन आर स्टॉप्ड from claiming share in the self-acquired property of their grandfather if their father has already relinquished his right in the said property for valuable constitution। ये हमारे डिस्क्वालिफिकेशन की बात आ गई है। अगर मैंने रेलिंक्विश कर दिया है, अगर फादर ने रेलिंक्विश कर दिया है अपने अपने फादर की प्रॉपर्टी, तो जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं,
उनको अपने ग्रैंडफ़ादर का प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा क्योंकि लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो जाता है क्योंकि फ़ादर ने अपना राइट को रिलिंक्विश किया, तो वो अप्लाई होगा उनके बच्चों पर। ये लिखा हुआ है हमारा एलुमलाई वर्सेस एम कमला के जजमेंट में। तो ये 2 मुझे लगा इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं। अगर आप चाहते हो ये जो लास्ट वाला एस्टॉपल पे मैं और एक वीडियो बनाऊँ, एक कोई इस जजमेंट को लेकर डिटेल में बनाऊँ, तो मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं बना देती हूँ। ऑलराइट वीडियो, तो व्यूअर्स आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल फिनिक्स वेलियर।